हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम 7th क्लास के एनसीईआरटी पे मूव कर रहे हैं और ये हमारी ज्योग्राफी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है जो है पर्यावरण। तो बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर में आगे और देखते हैं आज हमें क्या सीखने के लिए मिलता है यहाँ से और हम क्या क्या सीखते हैं यहाँ से। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी जा रही है जिसके माध्यम से हम जान सकेंगे कि पर्यावरण क्या है। तो इस स्टोरी के माध्यम से ही समझते हैं पर्यावरण क्या है। क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी की चीज़ों से ही लेके चलते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी हुई कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो शिक्षक आंसर देते हैं, हाँ। शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। तो सीधा सा मतलब है कि हमारे आसपास हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सब पर्यावरण का ही हिस्सा है। उसमें से कुछ मानव निर्मित होते हैं, कुछ प्राकृतिक होते हैं जिसे प्रकृति ने रचा है। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। यहाँ एक प्रश्न दिया जा रहा है जो हमारे काम का तो बिल्कुल नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। रवि, परमजीत, जेस्सी, मुस्तफ़ा, आशा सभी ये सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसी हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे पर्यावरण के बारे में क्या डेफिनेशन दी जा रही है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पानी के पात्र में एकत्रित किया जाता है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो इस एक पैराग्राफ से आपको समझ में आ रहा होगा कि मानवीय पर्यावरण का क्या मतलब होता है। पर आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। क्या बढ़ती रहती हैं? यहाँ देख लेते हैं पहले। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। तो हम पहले यहाँ देख लेते हैं पर्यावरण के घटक। तो ये है पर्यावरण के घटक। इसमें आप देख रहे हैं 3 घटक दिखाए जा रहे हैं, एक मानव निर्मित, एक मानव और एक प्राकृतिक। तो प्राकृतिक में देखते हैं क्या क्या है। एक है वायुमंडल, दूसरा है जल जिसको जल मंडल कहते हैं और तीसरा है स्थल जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं। और तीनों का जो पारस्परिक क्षेत्र है उसी को हम कहते हैं जैवमंडल, जहाँ पे जल, वायु और स्थल तीनों का मिश्रण हो, मतलब तीनों चीज़ें उपलब्ध हो, वही है हमारा जैवमंडल और यही होता है सजीव। फिर हम देख लेते हैं मानव हो सकता है, एक व्यक्ति है, फिर एक परिवार बनता है, एक समुदाय बनता है, धर्म बनता है, शैक्षिक संस्थान बनते हैं, आर्थिक संस्थान बनते हैं और ये हमारी राजनैतिक स्थिति हो गई। ये सारे मानव निर्मित पर्यावरण हैं। फिर हम देख लेते हैं मानव वाले पर्यावरण है और यहाँ हम देख लेते हैं मानव निर्मित पर्यावरण, जिसमें मानव निर्मित क्या क्या है। इमारत है, पार्क है, पुल है, सड़क है, स्मारक है और उद्योग है। ये सारे मानव निर्मित हैं। तो मानव निर्मित और मानव से बना पर्यावरण अलग अलग है। तो ये हो गए मानव पर्यावरण के घटक। फिर देख लेते हैं आगे हम। यहाँ पे 2 चीज़ें बताई जा रही हैं, जीवी
और अजीवीय। जीवीय में क्या है? सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। तो ये जीवी और जीवी अजीवी से ही साफ हो रहा है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण में जो पृथ्वी पर मिलती हैं उसमें जीवी और अजीवी परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव का परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। फिर देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। तो देखिए, अभी तक जो जहाँ मुझे लग रहा है कि बताना चाहिए वहाँ मैं अपनी भाषा में जो भी समझ में आ रहा है आपको समझा देती हूँ, बता देती हूँ। और चैप्टर को पढ़ के आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप चैप्टर को ध्यान से सुनते भी हैं वीडियो के माध्यम से तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण में देख लेते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। हमने पीछे देखा था, ये सारी चीज़ें प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करती हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। हमने क्लास 6 के एनसीईआरटी में भी पढ़ा था इसके बारे में। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं, जो हमने पढ़ा था क्लास 6 की एनसीईआरटी में, अगर आपको याद हो तो। नहीं, अगर आपने वीडियो देखा है तो आप वीडियो को जाकर देखिए और यहाँ से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। तो जो स्थलमंडल होता है वो किससे बना होता है? वो चट्टान एवं खनिज से बनता है और उसका जो ऊपरी परत होता है मिट्टी का, बहुत पतला परत होता है। आगे चल के जब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पृथ्वी की संरचना, आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना, तो उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों द्वारा वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। तो स्थलमंडल पे क्या क्या पाया जाता है? पहाड़ होता है, पठार होता है, मैदान होता है, घाटियाँ होती हैं और ये सारी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो महाद्वीपों के अलावा महासागरों में भी पाया जाता है। अभी आप पूछेंगे कैसे? तो जो हमारा प्रशांत महासागर है उसमें बीच में मध्यकटक है, वो भी एक स्थलाकृति है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के चढ़ने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो जो स्थलमंडल पे पठार वगैरह होते हैं वहाँ पे बहुत प्रचुर मात्रा में खनिज पाया जाता है, तो ये उसके भी स्रोत होते हैं। और स्थलमंडल से आपको पता चल रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। फिर यहाँ पे देखिए पर्यावरण का क्षेत्र दिखाया जा रहा है। जैसे ये एरिया दिखाया जा रहा है, जलमंडल, स्थलमंडल ये हो गया और ये हो गया वायुमंडल। अब इन तीनों का जो जोन है मिला जुला, उसी को कहते हैं जैवमंडल, जो हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी में भी देखा था। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुआ है, जिसका अर्थ है पड़ोस। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। ये आप ध्यान में रखिएगा बस। वैसे इसकी जानकारी आप लोगों को होगी, पर फिर भी जिसको नहीं पता होगा वो इस एक लाइन को ध्यान में रखेंगे। और ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में भी पढ़ी थी। जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल किसे कहते हैं, यहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में क्या क्या होता है? गैस, धूलकण और जलवाष्प। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है।
तो बेसिक सी बात है, वायुमंडल में परिवर्तन होगा तो मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होगा। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो जैवमंडल क्या है? सजीव संसार का निर्माण करते हैं जैवमंडल, जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं और यहाँ पर जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। मतलब यहाँ पे रहने योग्य दशा पाई जाती है जैवमंडल में। फिर पारितंत्र क्या है देख लेते हैं। अच्छा, इसमें से ये चैप्टर जो है ये जियोग्राफी एनसीईआरटी में तो बेशक है, पर ये आपको एनवायरनमेंट में काफ़ी हेल्प करेगा। क्लास 7 के एनसीईआरटी आगे हम पढ़ेंगे तो और भी बहुत कुछ देखेंगे इसमें। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जस्सी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है। लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। यहाँ शब्दावली दी गई है पारितंत्र के बारे में। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। ये पैरा आप नोट डाउन जरूर करिएगा। ये पारितंत्र की परिभाषा बताई जा रही है बहुत सरल शब्दों में, जो हमें ध्यान रखनी है। तो ये एक ताल का परितंत्र बताया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे जीव जंतु आपस में पारस्परिक संबंध बना के रह रहे हैं। पौधे हैं, जानवर हैं, पक्षियाँ हैं। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। तो पारितंत्र क्या है? एक छोटी सी जगह का भी पारितंत्र हो सकता है। ऐसा नहीं कि किसी बहुत बड़ी जगह का ही पारितंत्र हो जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक छोटा सा स्ट्रक्चर भी मिलके पारितंत्र बना सकता है, जिसमें क्या क्या हो सकते हैं? वन हो सकता है वर्षा वाला, घास स्थल हो सकता है, रेगिस्तान हो सकता है, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल, इन सब का भी पारितंत्र हो सकता है। तो यहाँ पे जीवधारियों का जो आपसी सहसंबंध है और उस आपसी सहसंबंध से मिलकर जो पर्यावरण का पारितंत्र बनता है, यहाँ उसकी बात की जा रही है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र था? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या समझ में आता है। फिर मानवीय पर्यावरण को देखते हैं। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। तो इस एक पैराग्राफ से आपको समझ में आएगा कि जो पर्यावरण में बदलाव हुआ मानव के द्वारा, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ और कब से हुआ। ऐसा नहीं कि जब प्रारंभिक मानव आए थे तभी ये सारी चीज़ें हो गई थी। प्रारंभिक मानव पर्यावरण के साथ तालमेल बना के चलते थे। वो वन में रहते थे, वन से जो चीज़ें प्राप्त होती थी उन्हें खाते थे,
वनों का नुकसान नहीं करते थे वो ज़्यादा, पर धीरे धीरे जैसे जैसे उन्हें लगने लगा कि हमें हमें फसल उगाना चाहिए, उसके लिए हमें उपजाऊ ज़मीन चाहिए, फिर वो धीरे धीरे वनों की कटाई शुरू कर दिए। उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए तो भी वनों की कटाई होने लगी, जीव जंतु पालने लगे, ज़रूरत से ज़्यादा अनाज उगाने लगे, फिर कई सारी चीज़ें इसमें जुड़ती गईं, वस्तु विनिमय पद्धति शुरू हुआ, व्यापार शुरू हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, मतलब कि उद्योग बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगा, परिवहन तेज़ हो गया, मतलब परिवहन की सुविधाएं भी आ गई अच्छी खासी, सूचना क्रांति आ गया, मतलब ये सूचना क्रांति, जैसे अखबार वगैरह सारी चीज़ें भी आ गई तब तक। तो इस तरह से पर्यावरण में धीरे धीरे बहुत बदलाव आया, जिससे कहते हैं कि मानवीय पर्यावरण अपने हिसाब से वो पर्यावरण में बदलाव लाते गए, जैसे जैसे उनको सुविधाजनक चीज़ें चाहिए होती गई वैसे वैसे वो उसे बदलते गए। जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहाँ वस्तु विनिमय पद्धति पढ़ा जाएगा, पढ़ते हैं हम लोग, वहाँ आपको अच्छे समझ में आएगा। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है वस्तु विनिमय पद्धति। पहले जब पैसे नहीं हुआ करते थे, सिक्के वगैरह, जो आज हमारे पास पैसे हैं, हम पैसे मार्केट में देके कोई भी सामान खरीद सकते हैं, पहले वो नहीं होते थे। तो लोग वस्तु कैसे लेते थे? अभी किसी को किसी सामान की ज़रूरत है और उसे वो सामान उसके पास नहीं है तो कैसे लेगा? तो जैसे दो किसान को हम एग्जाम्पल के तौर पे लेके समझते हैं कि दो किसान हैं, ए और बी। ए के पास हम मान लेते हैं चावल है और बी के पास हम मान लेते हैं कि सब्जियां हैं। ए को सब्जियां चाहिए और बी को चावल चाहिए, तो वो एक दूसरे से वस्तु विनिमय कर सकते हैं। ए चावल सब्जी वाले को देगा बी को, और बी उसे चावल लेके उसे सब्जियां देगा। इससे क्या होगा कि उन दोनों की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। पर इसमें एक लूप होल ये था कि ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास चावल है और सब्जी वाले के पास सब्जी है तो सब्जी वाले को चावल की ही ज़रूरत हो, उसे किसी और चीज़ की भी ज़रूरत हो सकती है चावल के अलावा। फिर चावल वाला सब्जी कैसे खरीदेगा? तो उसके लिए जब ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगी तो फिर पैसे बनने शुरू हुए, मतलब वो लोग अपने तरह में चाहे जैसे भी सिक्के बनाते थे। जब हम प्राचीन प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था सिक्कों का निर्माण कैसे हुआ, ऐसे वैसे। तो वो सारी चीज़ें तब शुरू हुई जब उनको वस्तु विनिमय प्रणाली में प्रॉब्लम दिखने को मिला। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, कुछ फैक्ट दिए गए हैं। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये पता होगा आप लोगों को। अच्छा, यहाँ वस्तु विनिमय पद्धति के बारे में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है। यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। ओके, तो हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपने आज के चैप्टर से कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो और अगर आप इसमें कुछ भी सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखिए, अभी मैं इनिशियल फेज से स्टार्ट कर रही हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ जो मैं बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके बता सकूँ, पर इतना है कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एनसीईआरटी पढ़ने में। क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया था तैयारी तो मुझे भी बड़ी तकलीफ़ आई थी हर एक चीज़ में। तो आप सबको पता है कि एनसीईआरटी कितनी मस्ट है हमारे लिए प्रिपरेशन के लिए, तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। सपोर्ट करते रहिए, कोशिश करूँगी आगे और सुधारात्मक फॉर्म में लेके आऊँ हर एक चीज़ को, और आपको अच्छे से चीज़ों को समझा पाऊँ, बता पाऊँ, कोशिश करूँगी मैं भी इसके लिए। और जो भी प्रॉब्लम है आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप कुछ इनिशिएटिव चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ सुधार करना चाहिए वीडियोज़ में, तो आप उसको भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उसमें सुधार करने की। और सपोर्ट करते रहिए, साथ देते रहिए, चैनल को बढ़ाते रहिए आगे, तो फिर हम भी आपके लिए और भी सब्जेक्ट्स लेके आएंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले, हमारे साथ साथ आपकी भी तैयारी बेहतर हो सके। तो आशा करती हूँ आपको ये सारे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।